हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 27 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट दी एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, सेंट्रल होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने कल मीटिंग करी। उन्होंने मीटिंग करी कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कौन से स्टेट्स? तो ऐसे स्टेट्स जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, या हम बोल सके एक कॉमन टर्म, एक लेमन टर्म, जहां पर माओइज्म है, जहां पर मास्ट लोग रहते हैं, जहां पर मास्ट वायलेंस करता है, स्पेशली इन द ईस्टर्न स्टेट्स। ओडिशा हो गया, आपका आंध्र प्रदेश, आपका केरला। केरला में भी है, लेकिन केरला इज नॉट ऑन द ईस्टर्न साइड। वेस्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल। सो दीज आर दी स्टेट्स इन मीटिंग इन 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 द स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ कल उन्होंने मीटिंग करी। हाँ, कुछ स्टेट के चीफ मिनिस्टर आए, कुछ स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं आए, बट उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन भेजे। और वही चीज बताई गई, होम मिनिस्ट्री ने यही चीज बोला, अमित शाह ने यही चीज बोला कि वहीं हम बात करते हैं 2010 की। तो 2010 में 10 स्टेट्स में अराउंड 96 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे माओस्ट वायलेंस से, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस से। लेकिन अभी हम बात करें प्रेजेंट में, विद इन 10 years हमने उनको लिमिटेड कर दिया 41 डिस्ट्रिक्ट तक, है ना। मतलब 50% तक हमने ये सारी चीजें डिक्रीज कर दी, 50% से ज्यादा। और वहीं हम बात करें तो ओनली देयर आर 25 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। अभी सिर्फ 25 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया में, जो कि टोटल जो वायलेंस होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का वायलेंस होता है, 85% ऑफ द वायलेंस इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। तो फोकस हमें उस 85% और उस 25 डिस्ट्रिक्ट्स में करना है, ये चीज बोली गई। तो वहीं झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी आए थे, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने कहा कि देखो, आपने डिस्ट्रिक्ट्स कम कर दिए। पहले जब डिस्ट्रिक्ट ज्यादा थे ना, तो सेंटर को पैसा देना पड़ता था। तो झारखंड के भी डिस्ट्रिक्ट्स कम हुए। जब डिस्ट्रिक्ट्स कम हुए तो भाई स्टेट को जो फंड मिलता था, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस मिलता था 33 करोड़ का, वो 33 करोड़ का बंद हो गया, क्योंकि आपने बोल दिया कि भैया ये डिस्ट्रिक्ट तो मार्क्स फ्री डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन रियलिटी में है नहीं। ठीक है, तो इस चीज के चलते हमारे रेवेन्यू में 33 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको देता था। ओके। एंड एक चीज और हेमंत सोरेन ने बोला कि आपने स्टेट गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपीस का बिल दिया है। आपने को बोला कि भाई 10,000 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। झारखंड स्टेट को बोला है टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि भैया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बनाया है, और हमने फोर्स को बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया है, इसके चलते आपको देना पड़ेगा। सो हेमंत सोरेन का यही कहना है कि भैया बिल स्टेट गवर्नमेंट को मत दीजिए करिए, ये चीज गलत है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल सिक्योरिटी देखना तो प्लीज आप ही देखें, और हमें ये बिल प्रोवाइड ना करें कि हमने फोर्स को डिप्लॉय किया है आपके स्टेट में पीस रहा, इसके चलते आपको देना पड़ेगा। नहीं, दैट्स नॉट द गुड थिंग, आप ऐसा नहीं करोगे। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंस, दिस इज समथिंग अबाउट द पीएलआई स्कीम। अच्छा, पीएलआई स्कीम है क्या? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में अराउंड, अगर हम बात करें तो, जैसे कि एसीज हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, फार्मा कंपनीज हो गई, तो ये सारे लोग जो कंपनीज है ना, 80% जो चीज इंपोर्ट है, मतलब ये सारी जो कंपनीज है, ये सारी कंपनीज डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। 80% ऑफ द रॉ मटेरियल या फिर जो भी उसकी मेकिंग में काम आता है, वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है। 80% इंपोर्ट की जाती है, और 20% डोमेस्टिक लिया जाता है। तो वही गवर्नमेंट का कहना है कि देखो, हम इतना डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। इसी के चलते गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जब ये आई थी ना, तब ये सिर्फ मोबाइल फोन्स आपके और फार्मा प्रोडक्ट्स में स्कीम ये लागू था। अब ये स्कीम बोलती है कि ये बेसिकली स्कीम प्रमोट करती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, कि वो इंडिया में अपना हब सेटअप करें, इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाएं, क्योंकि हम उनको इंसेंटिव देंगे, और इंसेंटिव अराउंड 6% टू 8% मिलता है। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करो, आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के बाद आपको इंक्रीमेंटल सेल पे भी मिलेगा। मतलब आप जितनी ज्यादा आपकी सेल बढ़ती जाएगी, जैसे आपके 2020 में आपकी सेल हुई थी 1 लाख। जैसे कोई कंपनी है, इंडिया में कोई कंपनी है, मान के चलते हैं माइक्रोमैक्स, तो माइक्रोमैक्स फोन है 2020 में अराउंड 2 लाख फोन बेचे, है ना। अब इंक्रीमेंटल सेल पे इंसेंटिव मिलेगा, किसको? माइक्रोमैक्स को। इंक्रीमेंटल सेल का मतलब कि भाई नेक्स्ट ईयर आपको 2 लाख से ज्यादा सेल करना है, तब तब ये इंसेंटिव मिलता है इन कंपनीज को।
मूविंग फर्दर, अब ये आया क्यों, ये दिया हुआ है टू स्केल अप द मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट डिपेंडेंस हम रिड्यूस करें और अपना डोमेस्टिक डिमांड को हम इंक्रीज करें, एक्सपेंड करें। इन सब चीजों के लिए पीआईएल स्कीम आई थी। पहले इनिशियली सिर्फ कुछ सेक्टर्स में थी, टेक्निकल सेक्टर्स में थी, लेकिन अब इसको और भी सेक्टर्स में लेके आ रहे हैं। आपका फार्मा भी लेके आए, मेडिकल सेक्टर में भी लेके आए और उसके बाद अभी ईसी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी लेके आ गए। मूविंग फर्दर, सो एनडीए की जो अलाइड पार्टी है बिहार में जो रूल भी कर रही है, और बिहार उस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो चीफ मिनिस्टर भी है नीतीश कुमार। तो देखा जाए तो नीतीश कुमार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है कि भैया क्या हुआ था अभी रिसेंटली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट सबमिट किया था टू दी सुप्रीम कोर्ट कि हम कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रहे। उन्होंने दो रीजन बताए थे कि ऑलरेडी भैया सेंसस 2021 के लिए हमने प्रिपरेटरी स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हम कास्ट सेंसस की बात जोड़ेंगे तो हमें फिर से प्रिपरेटरी स्टेट में जाना पड़ेगा और वो टाइम टेकिंग है, इसके चलते हम ये नहीं कर सकते। और दूसरा रीजन उन्होंने ये दिया था कि हम कास्ट सेंसस वैसे नहीं कर रहे क्योंकि जो डेटा कलेक्ट होता है वो डेटा एक्यूरेट नहीं होता और जिसके चलते हम उस डेटा का यूज नहीं कर सकते, तो फालतू में टाइम वेस्ट है, मनी का वेस्ट है। जब डेटा को हम यूज ही नहीं कर सकते तो हम क्यों कास्ट बेस्ड सेंसस कराएं। उस चीज को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट सबमिट किया था कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों नहीं करा रहे, रीजन दिया था, दो वैलिड रीजन दिए थे। और फिर अब देखा जाए तो बीजेपी के अलावा अदर पार्टीज जो है वो कास्ट बेस्ड सेंसस मांग रही है, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। तो भाई नीतीश कुमार का कहना है कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस कराओ और उन्होंने इसी के चलते ऑल पार्टी मीटिंग करी, मतलब उन्होंने अपनी अपोजिशन पार्टी से भी मिल लिया, तेजस्वी यादव से भी मिला उन्होंने। मूविंग फर्दर, सो सिटी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है ना, सो वी डायरेक्टली मूव टू द स्टेट पेज। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन था, कल भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि असम में कुछ दिनों पहले ही जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर इंक्रोच करके बैठे हुए थे, अतिक्रमण करके बैठे हुए थे कुछ लोग, उन लोगों को भगाया गया जिसके चलते दो लोगों की डेथ भी हो गई है ना। अब गवर्नमेंट ये कर क्यों रही, ठीक है गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट कर सकती है, बट गवर्नमेंट का कोई मेन फोकस रहा होगा, भाई गवर्नमेंट उस जमीन पे कुछ ना कुछ काम कर रही होगी। यस, तो गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आई थी एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज गुरुखुप्ती, गुरुखुप्ती गुरुखुती गुरुखुती प्रोजेक्ट, फार्मिंग प्रोजेक्ट। अब गुरुखुती फार्मिंग प्रोजेक्ट का काम क्या है, गुरुखुती फार्मिंग प्रोजेक्ट का काम यह है कि वो अराउंड 4000 बीघास को इंक्रोचमेंट फ्री करेंगे और वहां पर फार्मिंग करेंगे, वहां पर फार्मिंग किया जाएगा, है ना। इनिशियली देखा जाए तो जो ये प्रोजेक्ट है, फार्मिंग प्रोजेक्ट है, गुरुखुती फार्मिंग प्रोजेक्ट, ये 7000 बीघास, बीघास इज बेसिकली मेजरमेंट फॉर द एग्रीकल्चर लैंड, तो 77,000 बीघास एग्रीकल्चर लैंड इन दी असम जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहां पर फार्मिंग की जाएगी और वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाया जाएगा, जिससे इंडिया में जो एग्रीकल्चर की अभी कमी आ रही है और स्पेशली जो क्रॉप्स हैं जैसे कि पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स जो है वो बेसिकली कॉस्ट एफिशिएंट और जिसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपका वीट हो गया, जैसे कि आपका राइस हो गया, ये ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बट जैसे कि सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गई, मिलेट्स हो गए, तो ये कम प्रोड्यूस करते हैं। तो देखा जाए तो कुछ चीजें हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं बाहर से। इस चीज को लेकर गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है ना। और ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, गुरुखुती फार्मिंग प्रोजेक्ट, जिसके चलते असम जो है वो इलीगल इमिग्रेंट से जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन पर उन्होंने जो इंक्रोच करके रखा हुआ था 50 सालों से, उसको खाली करा रही है। मूविंग फर्दर on the next state page, what happened in the basically बात की जाए तो इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है कोपल डिस्ट्रिक्ट। तो कोपल डिस्ट्रिक्ट में केस हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था। सो व्हाट हैपेंड, वहां पर एक टेंपल था, नेम ऑफ द टेंपल महालक्ष्मी टेंपल, और वहां पर ऐसा कस्टम था कि महालक्ष्मी टेंपल में लोअर कास्ट के लोग एंटर नहीं कर सकते, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग एंटर नहीं कर सकते। और एक पर्सन अपने बच्चे या का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो उस टेंपल में उन्होंने पूजा पाठ करवाई थी, उन्होंने पूजा करवाई थी उस टेंपल में। अब जब वो पूजा कराने के बाद जो बाहर निकले, पूरा रिचुअल्स कराने के बाद बाहर निकले, तो जो मंदिर के प्रीस्ट थे, तो प्रीस्ट ने उनको देखा और उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ, और प्रीस्ट ने जब कमिटी बुलाई और कमिटी में डिसीजन लिया गया कि भैया ये पर्सन जो शेड्यूल कास्ट का पर्सन है जो मंदिर में एंटर किया, जो अलाउड नहीं था, कोई ऐसा लॉ नहीं है बट वो ऐसा कस्टम है, अलाउड नहीं था और आप चले गए, तो आपको फाइन देना पड़ेगा 5 लाख रुपीस का।
आपको 5 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा। जिसके चलते पुलिस ने सू मोटो एफआईआर रजिस्टर कर दी। मतलब एफआईआर किसी ने बोला नहीं था रजिस्टर करने को, पुलिस ने खुद एफआईआर रजिस्टर कर दी अगेंस्ट द कमिटी मेंबर्स जिन्होंने फाइन इंपोज किया था इस एसटी के ऊपर, है ना, प्रीस्ट के ऊपर और अदर मेंबर्स जो कमेटी में थे उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर दिया कि भैया आपने गलत तरीके से उसके ऊपर फाइन इंपोज किया है और ये बेसिकली ये आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हो। सो इट्स अ गुड स्टेप बाय द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 4 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज रिटन बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर, इसको अपन डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव्स इंपॉर्टेंट होगा वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, इसका अपन ओवरव्यू लेंगे। द नेक्स्ट वन इज अबाउट दी राजस्थान में रिसेंटली अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन, राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट में अभी अमेंडमेंट आया, उस चीज को लेकर है। एंड द फोर्थ वन इज अबाउट द आइडेंटिटी एंड पब्लिक पॉलिसी, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये 4 एडिटोरियल हमारे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो फर्स्ट वी डिस्कस दीज इन्वेस्टिगेशंस आर अ फेस विदाउट हार्ट। सो हुआ क्या? अच्छा, ये बात करेंगे रिसेंटली 10th ऑफ सितंबर को, 10th ऑफ सितंबर को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो 2 न्यूज एजेंसीज के पास गई। उनकी खुद की वेबसाइट भी है और न्यूज एजेंसी भी है, इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी भी है। एक का नाम है न्यूज लॉन्ड्री एंड एक का नाम है न्यूज क्लिक। तो वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया, विजिट किया वहां पर 10th ऑफ सितंबर को। अब वो विजिट किए थे अंडर द सेक्शन 133 कैपिटल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब 133 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बोलता क्या है? इट्स अबाउट द सर्वे, है ना। इनकम टैक्स के लोग सर्वे करने जा सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी प्रोमाइसिस में, कि भैया आप टैक्स एविजन तो नहीं कर रहे, ये सारी चीजें सर्वे कर सकते हैं। किसके अंडर? सेक्शन 133 कैपिटल ए के अंदर। लेकिन ऑथर का कहना है, जो कि फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट के, कि भैया यहां पर इनके जाने से, इनके सर्वे करने से बहुत सारे राइट्स ब्रीच हुए हैं और बहुत सारी चीजें लॉ वॉलेट हुए हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले उन्होंने बताया कि 33A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास परमिशन होती है कि वो किसी की प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हैं जहां पर बिजनेस या प्रोफेशन हो रहा हो, लेकिन वो एंट्री लिमिटेड होती है, स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने सब चीजें उथल पुथल कर दी और आप 2 दिन तक रेड कर रहे हो, नहीं। लिमिटेड रहती है वो एंट्री और स्पेसिफिक रहती है वो एंट्री। आप अकाउंट्स की बुक इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप कैश को देख सकते हो, आप आर्टिकल्स को देख सकते हो, थिंग्स को, जिसको आपको देखना जिसको देख सकते हो। बट ये जो सर्वे है ये सिर्फ प्रीमाइसिस में किया जाएगा और उस समय किया जाएगा जो उसका वर्किंग डे हो, मतलब बिजनेस डे में ही ये सर्वे किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि भाई संडे के दिन चलेगा, संडे के दिन छुट्टी है, नहीं। ये प्रोमाइसिस में किया जाएगा और किस दिन किया जाएगा? जिस दिन बिजनेस डे हो। ओके, और वहीं हम बात करें, जब न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भैया हमारे यहां सर्वे जो किया गया था ना, वो सर्वे किया गया था, कब आए थे ये लोग? 12:15 PM को, दोपहर में। और उसके बाद उन्होंने लीव किया कब? 12:40 AM, मतलब रात में। और इस सर्वे में आप बिजनेस आर के अंदर ही सर्वे करते हो। बिजनेस, एक तो बिजनेस डे के अंदर सर्वे कर रहा है, बिजनेस आर के अंदर भी सर्वे करना है, जो वर्किंग आवर होता है। वर्किंग आवर के बाद आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन आप 12:30 बजे तक, भैया कौन सा, रात के 12:30 बजे तक कौन सा बिजनेस आवर होता है? तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। और वहीं न्यूज क्लिक ने बताया कि भैया, न्यूज क्लिक ने भी बताया, स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहां भी वो आफ्टरनून में आए थे और वो अराउंड मिडनाइट में उन्होंने लीव किया। तो आपने ये लॉ को वॉयलेट किया। सबसे पहले ऑथर ने ये बताया कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सबसे पहले उन्होंने ये वाला लॉ वॉयलेट किया है, क्योंकि इन्होंने वर्किंग आवर के अंदर या बिजनेस आवर के अंदर उन्होंने सर्वे किया ही नहीं, उनको एक्सीड कर दिया। तो इसके चलते उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने रेज किया, ऑथर ने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या है? उन्होंने पहला क्वेश्चन जो रेज किया वो ये था कि भैया आपने जिन प्रीमाइसेस, न्यूज वेबसाइट के प्रीमाइसेस में आपने सर्वे किया, क्या मिडनाइट भी बिजनेस आवर में आता है क्या? जो स्टाफ, क्योंकि जब सर्वे होता है तो स्टाफ को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन यही रेज किया। इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया कि भैया आपको सर्वे करना है बट विद इन अ बिजनेस आवर, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं किया। उसके साथ साथ रात में भैया आपने खाने का क्या किया, पानी का क्या किया, आपने क्या ऑथराइज किया उनके स्टाफ्स को कि आप बाहर जाके खाना खा सकते हो, वो भी चीज आपने नहीं करी। तो ये गलत है, यहां से लोगों के राइट वॉयलेट हुए हैं। ओके, उसके बाद
सेकंड क्वेश्चन जो रेज करते हैं, उन्होंने फिर धीरे धीरे रेज किया क्वेश्चन। अब उन्होंने सबसे पहले बताया कि सेक्शन 33A ऑथराइज करता है ऑफिसर्स को कि अकाउंट्स की बुक उस प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंपाउंड कर सकते हैं। मतलब इंपाउंड मतलब जब्त कर देना कि भैया अब जैसे डॉक्यूमेंट है, अब लगता है कि भैया ये डॉक्यूमेंट इसमें कुछ फ्लॉ है, तो उसको जब्त कर लेना फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन आप इंपाउंड तभी कर पाओगे जब आपके पास स्पेसिफिक रीजन हो, स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए आपके पास। मतलब आपको कुछ लूपहोल्स नजर आ रहे हो उस डॉक्यूमेंट्स में, तभी आप सीज करोगे। वैसे सीज नहीं कर सकते आप, जनरल रीजन की वजह से सीज नहीं कर सकते कि हम भाई सर्वे करने आए हैं तो हम सीज करेंगे, आपको लौटा देंगे, नहीं। आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए और स्पेसिफिक रीजन उसी समय मेंशन होना चाहिए, उसी समय आपको बताना पड़ेगा, उसी समय लिखना पड़ेगा कि वाई वी आर इंपाउंडिंग दीज डॉक्यूमेंट्स और दीज बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। जिस समय आप इंपाउंड कर रहे हो, अगले दिन नहीं ना, उसके बाद नहीं, उसी समय आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं किया, पहला बताया, ये ऑथर ने फिर बताया। उसके बाद ये चीज बोली गई कि सेकंड क्वेश्चन जो ऑथर ने पूछा कि जो वहां के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर न्यूज लॉन्ड्री के, उनको बोला गया कि भैया अपना फोन आप हमें दे दो, और फोन से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप अपने लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हो। और वहीं हम जब लॉ की बात करते हैं तो एक एक्यूज्ड के पास भी राइट होता है कि वो अपने लॉयर को कांटेक्ट कर सकता है और उसे लीगल एडवाइस ले सकता है। और ये तो सिर्फ इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स की सर्वे था, रेड भी नहीं थी, सर्वे था, और उसमें आपने सीओ का राइट वायलेट किया, उसको लीगल एडवाइस लेने नहीं दी गई। तो क्या भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये राइट है कि वो उसका फोन छीन सकते हैं और उसको लीगल एडवाइस लेने से रेफरेन कर सकते हैं? तो उन्होंने ये चीज बोली गई। अब बेसिकली एक और क्वेश्चन, एक और चीज बताई गई कि जब सीईओ बोला था, सीईओ को बोला गया कि भैया हम आपका मोबाइल फोन लेके जाएंगे, आप मोबाइल फोन से अपना पर्सनल डेटा डिलीट कर दीजिए, मोबाइल फोन से अपना पर्सनल डेटा डिलीट कर दीजिए। तो ऑथर ने फिर वही क्वेश्चन पूछा कि भैया आप उसका फोन जब्त कर रहे हो, तो जब्त करने के लिए, इंपाउंड करने के लिए, उसका मोबाइल फोन इंपाउंड करने के लिए पहली बात आपके पास सर्च वारंट होना चाहिए, और आपके पास सर्च वारंट है भी, तो आप उसको ऐसे कैसे बोल सकते हो कि अपना पर्सनल डेटा डिलीट करो? तो थर्ड क्वेश्चन ये उन्होंने रेज किया कि व्हाई शुड ही डिलीट हिज पर्सनल डेटा, कि अपना पर्सनल डेटा फोन से क्यों डिलीट करें? पहली बात तो आपने गलत फोन तरीके से आपने इंपाउंड किया, उसका पर्सनल फोन इंपाउंड किया, और उसके बाद आपने फिर उसको ये बोला कि पर्सनल डेटा डिलीट करो। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये आईटी डिपार्टमेंट ने खुद माना है, एक्सेप्ट किया है दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कि हमने उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल फोन को सीज कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन जो ऑथर ने पूछा, ये पूछा कि आईटी डिपार्टमेंट जो होता है, क्या वो लॉ को वॉयलेट कर सकता है, और लॉ को वॉयलेट करता है तो क्या अकाउंटेबल नहीं है किसी के लिए भी? ये चीज बोली गई। अब देन उन्होंने बताया कि आपने वहां के एम्प्लॉइज को भी हाउस अरेस्ट करके रखा। न्यूज लॉन्ड्री में आप दोपहर में गए थे आप 12:15 पे, और अगले दिन आपने 12:40 मिडनाइट में उनको रिलीज किया। तो मतलब आपने 12 घंटे से ज्यादा उनको हाउस अरेस्ट करके रखा, तो उससे उनका राइट ब्रीच हुआ, उनका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ। ये चीज ऑथर ने बताया। देन फिफ्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछा, फिफ्थ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि आईटी डिपार्टमेंट ने वहां के स्टाफ्स के फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्राइवेसी, ये सारी चीज सस्पेंड करी हैं। तो क्या आईटी डिपार्टमेंट उस चीज के लिए अकाउंटेबल है कि नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया। देन लास्ट क्वेश्चन, या सिक्स क्वेश्चन, नॉट लास्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, वो ये पूछा कि आपका पर्पस क्या था सर्वे करने का? कुछ पर्पस होगा ना, जैसे रेड करने का पर्पस होता है कि भैया हम रेड कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपके पास ब्लैक मनी है, या आपने टैक्स सबमिट नहीं किया, आपने टैक्स नहीं दिया। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक में जब आपने सर्वे किया तो आपके पास कोई पर्पस नहीं था, आईटी डिपार्टमेंट के पास कोई पर्पस नहीं था, आपने बिना उसके पर्पस के आपने रेड करना स्टार्ट कर दिया, आपने सर्वे करना स्टार्ट किया। और ये कब तक चलता रहेगा? ये ऑथर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फिर लास्ट में ऑथर ने फिर यही लिखा कि देखो, देखा जाए तो आईटी डिपार्टमेंट जब सर्वे करती है, रेड करती है, तो ऐसे सारे केसेस एक्सेप्शन भी नहीं आते कि उन्होंने राइट को वॉयलेट किया, नहीं, ये तो बल्कि नॉर्मल थिंग हो गई। सही तरीके से रेड करना एक्सेप्शन हो गया है, ये ऑथर का कहना है। फिर लास्ट क्वेश्चन उन्होंने ऑथर से यही पूछा कि आप हमें ये बताओ कि कब तक ये लोग अथॉरिटीज जो अकाउंटेबल नहीं होंगी, कब तक? क्या जर्नलिस्ट रिजाइन कर दें क्या अपनी जॉब से? अगर वो रिजाइन कर देंगे तो उनका राइट टू लाइफ, उनका राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड, जो उनका फंडामेंटल राइट है, वो गवर्नमेंट वायलेट कर रहा है, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजें कब तक चलेंगी? यही ऑथर का सबसे बड़ा कंसर्न है कि जर्नलिस्ट के ऊपर उनको भी ह्यूमन ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो लोग भी ह्यूमन ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। मूविंग फर्दर,
So the next editorial is about the flood management that cannot be watered down. So this one is about कि देखा जाए तो अगर हम बात करें तो इंडिया की ये लोकेशन, इंडिया ऐसा है. So इंडिया का हम अगर मैप देखेंगे तो ये है यूपी, ये है बिहार और ये लगता है नेपाल. ओके. और देखा जाए तो बिहार जो है वो बहुत ज्यादा फ्लड प्रोन एरिया है, स्पेशली मिथिलांचल रीजन. मिथिलांचल मतलब नॉर्दर्न बिहार, क्योंकि ये नेपाल से कनेक्टेड है और नेपाल से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, हिमालयन ग्लेशियर्स है तो यहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं. कोसी है एंड डिफरेंट अदर रिवर्स हैं, जिसके चलते नेपाल के भी कुछ रीजन में, नेपाल के सदर्न नेपाल में और नॉर्दर्न बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड की सिचुएशन आती रहती है. और ये पेरेनियल है, मतलब हर साल आता है. पेरेनियल का ये तो एक पेरेनियल होता है कि पेरेनियल मतलब कभी कभी आना. तो इस फ्लड का मतलब है कभी कभी तो नहीं आता, बट हाँ ऐसी फ्लड जो साल में एक बार तो आती है. जैसे कि सदर्न रिवर्स को हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स, क्योंकि वो मानसून सीजन में अच्छा खासा पानी आता है उनमें, और बाकी जब मानसून सीजन नहीं होता तो उसमें पानी कम होता है. तो वही जो फ्लड होता है बिहार में और नेपाल में वो पेरेनियल फ्लड है, मतलब साल में एक बार फ्लड आता है. और स्पेशली कोसी, कोसी की वजह से आता है. कोसी की वजह से बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी डैमेज होती है, बहुत सारे लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है. तो वही चीज बताएगी. इसी चीज को लेकर 2004 में 2004 में जो देखा जाए तो जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस बनाया गया था. कहां पर? नेपाल में. जिसका काम था कि वो प्रॉपर डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनाएगा, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, जिससे हम नेपाल की साइड पर डैम बना सकते हैं ऑन द रिवर्स ऑफ कोसी, कमला और बागमती, जिससे सबसे ज्यादा फ्लड आता है. जो मानसून सीजन में जब पानी गिरता है और तब जाके बहुत ज्यादा फ्लड आता है. ठीक है. तो इन पर हाई डैम बनाने हैं जिससे हम वाटर को स्टोर कर सके, और जब फ्लड के पीरियड में इन वाटर से ज्यादा लोगों को इंपैक्ट ना पहुंचे. लेकिन 2004 में ये बना था, ऑफिस बना था. इसका काम यही था कि भैया प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल हम पूरी रिपोर्ट बनाएंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे. 2020 में, इन द ईयर 2020, 10 फरवरी को न्यू दिल्ली ने खुद बोला, पूछा कि भैया क्या है बताओ, इस डिटेल प्रोजेक्ट का रिपोर्ट का स्टेटस क्या है, कहां तक पहुंचा. और उसके बाद रिसेंटली खुद जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है बिहार का, उसने भी पूछा, एक्सपेडाइट किया कि भैया ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहां तक प्रोग्रेस किया. तो अराउंड 17 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और गवर्नमेंट जो 17 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक ये जो रिपोर्ट बनानी थी ये रिपोर्ट नहीं बन पाई. अभी तक रिपोर्ट ही नहीं बन पाई कि डैम कैसे बनाना है, कहां बनाना है. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक हमने जो पूरा हमें जो प्रोजेक्ट बनाना था, उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ही अभी तक नहीं बन पाई 17 ईयर्स से. फिर बाद में ऑथर ने लिखा फ्लड प्रोटेक्शन वर्क, कि इंडिया और नेपाल को फ्लड ना हो, या फ्लड हो तो भाई फ्लड से ज्यादा लोग अफेक्ट ना हो, प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, लोगों की डेथ ना हो, इसको लेकर दोनों को काम करना चाहिए. तो इनिशियली वो लोग काम करते थे, बट नेपाल कभी कभी कम हेल्प देता था. बल्कि एस जयशंकर वो खुद, उन्होंने नेपाल से बात करी और बोला था कि इंडियन ऑफिशियल्स को आप एंट्री करने दो विदाउट एनी बॉर्डर बैरियर, क्योंकि वो फ्लड वाला रीजन देखते हैं और फ्लड प्रोटेक्शन वर्क भी उन्हें काम करना है. तो वही चीज एस जयशंकर ने करी है ना. और अभी हम देखा जाए तो अ टोटल ऑफ 4 न्यू फ्लड प्रोटेक्शन वर्क इन गंडक बेसिन एरिया प्रपोज्ड बिफोर द फ्लड ऑफ 2020, ये बोला गया था. लेकिन अभी तक वो काम नहीं हो पाया, अभी तक ये काम नहीं हो पाया, बिकॉज क्योंकि नेपाल हेल्प नहीं कर रहा. नेपाल उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा इंडिया की, या नेपाल साथ में मिलकर काम नहीं कर रहा, क्योंकि नेपाल देखा जाए कंपैरिजन टू द बिहार लीस्ट अफेक्टेड है ना. फिर वही चीज बताई गई कि बैरेज हमें बनाने पड़ते हैं, मेजोरिटी ऑफ द बैरेज बनाने पड़ेंगे. बैरेज मतलब स्मॉलर डैम्स जिससे हम वाटर को स्टोर कर सके, लिमिटेड वाटर को स्टोर कर सके. और बैरेज बनता है बेसिकली एक, जैसे डैम है तो डैम एक रिवर पे एक ही डैम बनता है, या 2 डैम बन सकते हैं या 3 डैम बन सकते हैं, बट बैरेज कितने ही बन सकते हैं. बैरेज मतलब स्मॉलर डैम्स कि आप छोटी छोटी क्वांटिटी वाटर को रोकते रहो, जिससे वाटर का फ्लो जो है वो रुकता जाएगा, और वो बैरेज से वाटर जो है वो स्मॉलर रीजन में भी एग्रीकल्चर के समय काम आता रहेगा. तो वही बैरेज बनाना है, लेकिन बैरेज को लेकर भी काम नहीं हो पा रहा. तो वही चीज बताइए, नेपाल का जो एटीट्यूड है वो म्यूचुअल नहीं है ना, जैसे पास्ट में हुआ करता था. तो म्यूचुअल लाना पड़ेगा वाटर शेयरिंग को लेकर, फ्लड कंट्रोल को लेकर. तो नेपाल और इंडिया को कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी. फिर बाद में यही बताया गया एन अल्टरनेटिव पैराडिज्म, उसमें यही बताया गया कि इंडिया और नेपाल को फिर से अपना जो वाटर डायलॉग है फिर से स्टार्ट करना चाहिए, फिर से पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे मेजोरिटी ऑफ दी जो लोग हैं जो फ्लड में अफेक्टेड होते हैं उनको उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड पहुंचे. ओके. फिर लास्ट में यही बोला कि बाय कंट्रोलिंग दी फ्लड एंड बाय यूजिंग दी वाटर रिसोर्स एज अ कॉमन डेवलपमेंट, हम
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया, वाटरवेज हो गए, और इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को फिर से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मतलब ठीक है, अगर हम फ्लड को रोकते भी है ना, तो अब फ्लड को रोकेंगे तो पानी तो है, अब वो पानी कहीं ना कहीं यूज होगा, तो हम भैया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इरिगेशन पर्पज के लिए यूज हो सकता है, वाटर बेस बना सकते हैं, और इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप भी फिर से अच्छे हो जाएंगे जो अभी बीच में खराब हो गए हैं। ओके, मूविंग फर्दर, सो द नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट द नीडलेस रो। अब हुआ क्या, रिसेंटली अभी राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट आया। अब अमेंडमेंट है क्या, देखो पहले क्या था, ये हर स्टेट में एक एक्ट होता है कि आपको मैरिज में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये कंडीशन है, आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी जिससे आपके मैरिज की वैलिडिटी पता लगेगी। ठीक है, अब पहले क्या था, पहले जो एक्ट था पहले बोलता था कि दोनों पर्सन, उनकी शादी हो गई हो और दोनों की एज 21 के ऊपर हो, तो दोनों को आना पड़ेगा मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अगर उन दोनों की शादी हुई हो और दोनों मतलब दोनों पार्टीज की एज 21 ईयर से कम है, तो भैया वो पेरेंट्स और उनके गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएं। ये पहले वाला लॉ था। अब रिसेंटली जो अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट बोलता है कि पहले जो था कि भैया 21 दोनों होने चाहिए, तब जाके वो मैरिज रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे खुद से। लेकिन अब क्या है कि अब विमेन की अगर एज 18 है और मैन की एज अगर 21 है, तो वो दोनों भी आ सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, खुद आ सकते हैं। और हाँ, अगर उससे कम है तो फिर पेरेंट्स को आना पड़ेगा। तो वही चीज अपोजिशन है और नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, उनका कहना है कि देखा जाए तो देखा जाए तो ये चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने खुद अमेंडमेंट में बोला है कि 18 ईयर से पहले शादी हो जाती है तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन पेरेंट्स और गार्जियन करा सकते हैं। मतलब इसका मतलब है कि आप चाइल्ड मैरिज को आप वैलिड बता रहे हो। बट वही चीज ऑथर ने बोला कि देखो चाइल्ड मैरिज वॉइड नहीं होती, चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल है ना। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग यही सोचते हैं कि चाइल्ड मैरिज क्या है, चाइल्ड मैरिज वॉइड नहीं, चाइल्ड मैरिज नॉट अ वॉइड। हाँ, चाइल्ड मैरिज इज इलीगल, चाइल्ड मैरिज कराना इज इलीगल, बट चाइल्ड मैरिज अगर हो गई तो वो मैरिज वॉइड नहीं होती। हाँ, वो मैरिज वॉइडेबल होती है। ठीक है, वॉइडेबल का मतलब वॉइड फ्रॉम अ वन पार्टी, मतलब एक पार्टी उसको वॉइड करवा सकती है, लेकिन कब? जब वो मेजोरिटी अटेन कर ले, और मेजोरिटी अटेन करने के 2 साल के अंदर अंदर। मतलब मान के चलो कोई दो पार्टीज है ना, दो, इसकी एज है अराउंड 12 ईयर्स, इसकी एज है 14 ईयर्स। अब इन दोनों, अब ये मेजोरिटी तो नहीं है, अब ये विमेन है, ये मैन है। ठीक है, अब इनकी मैरिज वॉइडेबल है, अभी चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल है। लेकिन जब ये विमेन 12 अगर 18 एज अटेन कर लेती है, 18 मेजोरिटी है, और 18 से लेके 20 के बीच में अगर ये अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं विद इन 2 ईयर्स, जैसी मेजोरिटी अटेन करती है विद इन 2 ईयर्स वो अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। और मैन भी करवा सकता है, जैसे 18 में आया, 18 से 20 ईयर्स के बीच में वो अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। ठीक है, लेकिन ऑथर का यही कहना है कि भाई जो अमेंडमेंट आया ना, वो अमेंडमेंट चाइल्ड मैरिज को प्रमोट नहीं कर रहा। चाइल्ड मैरिज पहले से ही बेसिकली वॉइड नहीं थी। उसके लिए तो भैया गवर्नमेंट को खुद से लॉ बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉ बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा। और वही हम बात करें तो इस अमेंडमेंट के आने से बल्कि बहुत सारे राइट्स प्रोटेक्शन होंगे। जैसे कि ये मैरिज रजिस्ट्रेशन, इट्स नॉट कि ये मैरिज वैलिड है कि नहीं, इट्स अबाउट कि इस मैरिज से कोई बच्चा पैदा होता है या मैरिज से कोई प्रॉब्लम होती है या कोई लीगल राइट वॉलेट होता है, तो भैया ये प्रूफ तो है कि शादी हुई है, और जो अफेक्टेड पार्टी है उस अफेक्टेड पार्टी को कंपनसेशन मिलेगा। फिर लास्ट में ऑथर ने यही लिखा कि 2006 में लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, और लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन ने बोला था कि भैया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में अमेंडमेंट आना चाहिए, जिसमें अगर किसी पर्सन की, किसी चाइल्ड की मैरिज होती है 16 ईयर्स के पहले पहले, तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी की शादी है 16 से 18 के बीच में हुई है तो वॉइडेबल है, अगर 16 के पहले हुई है तो वो वॉइड होगी। तो ये गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ेगा, ये रिकमेंडेशन आई थी, लेकिन ऑथर ने ये मानी नहीं, गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन अभी तक इंप्लीमेंट करी नहीं। मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट एडिटोरियल इट्स अबाउट द आइडेंटिटी एंड पब्लिक पॉलिसी। अब आइडेंटिटी एंड पब्लिक पॉलिसी में जो एडिटोरियल है, ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि देखो उन्होंने बेसिकली दो स्टेट को कंपेयर किया, ये है कास्ट सेंसस को लेकर। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? उन्होंने बताया कि देखो कास्ट सेंसस कराने का कोई फायदा नहीं है, आप कास्ट सेंसस क्यों करवा रहे हो? क्या हम वेलफेयर, उनकी वेलफेयर के लिए हमें पॉपुलेशन का पता लगेगा तो वेलफेयर की पॉलिसी बनाएंगे, उन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे, उनको 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 बेसिकली ऊपर लेके आएंगे। तो ऑथर ने बोला देखो सेंसस से, कास्ट सेंसस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? उन्होंने खुद बताया, उन्होंने बोला
उन्होंने बेसिकली दो स्टेट को कंपेयर किया, एक किया तमिलनाडु, एक किया केरला। अब दोनों ही अलग स्टेट है और दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट है और दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट की आइडियोलॉजीज भी हैं। तमिलनाडु में गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो पॉलिसी बेसिकली कास्ट बेस्ड पॉलिसी होती है, मतलब ये चीज एससी के लिए है, ये चीज एसटी के लिए है, ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि एससी के लिए एजुकेशन फ्री है। अब ये पॉलिसी बना दी। वहीं केरला जो है वो कास्ट बेस्ड पॉलिसी से दूर रहती है, उस पॉलिटिक्स से दूर रहती है, मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से दूर रहती है। जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है ना उसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो तमिलनाडु आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे काम करती है और वहीं तमिलनाडु आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे काम करती है, वहीं केरला आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे काम नहीं करती। उसका काम सोशल डेमोक्रेटिक रूट होता है उसका, अगर उससे कोई भी चीज अच्छी करनी पड़ती है तो, है ना। और वहीं तमिलनाडु कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन अडॉप्ट करता है, पॉलिसी अडॉप्ट करता है। तो वही चीज बताई गई कि दोनों स्टेट को कंपेयर किया। आप कंपेयर जब करते हैं तो आपको वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो ऑथर ने वेरिएबल्स लिए, 3 वेरिएबल्स लिए, एडल्ट लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड कंजम्पशन, लोअर कास्ट में, लोअर कास्ट इन एससी एंड लोअर कास्ट इन केरला। अब ऐसे नहीं किया उन्होंने कंपेयर, उन्होंने किया कि तभी तमिलनाडु की जनरल पॉपुलेशन, जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन और एससी, उनमें कितना गैप है, केरला में जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन और एससी में कितना गैप है, ऐसे कंपेयर किया उन्होंने, है ना। एससी एससी कंपेयर नहीं किया उन्होंने कंपेयर किया है केरला के जनरल पॉपुलेशन के एससी से, क्यों, हमें डिस्क्रिमिनेशन हटाना है ना। हमें एससी एससी कंपेयर करके कोई फायदा थोड़ी ना होगा कि भाई यहाँ के एससी अच्छे हैं वहां के एससी अच्छे हैं। अरे नहीं, एससी एससी, बात यह है कि एससी और जनरल पॉपुलेशन के बीच में डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज है, उसको एलिमिनेट करना है। तो उन्होंने स्टेट विद इन दी स्टेट उन्होंने कंपेयर किया कि तमिलनाडु में एससी और जनरल के बीच में क्या गैप है, क्या है, और वहीं उन्होंने बताया कि केरला में एससी और जनरल के बीच में क्या गैप आ रहा है। तो 3 फैक्टर लिए, 3 वेरिएबल्स लिए, एडल्ट लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड कंजम्पशन। बताया गया कि इन कंपैरिजन टू दी तमिलनाडु इन केरला, कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन के बेस पे देखा जाए तो तमिलनाडु के पास ज्यादा कंजम्पशन है, मतलब तमिलनाडु के एससी ज्यादा कंज्यूम करते हैं एज कंपेरिजन टू द केरला के एससी। तो पहले उन्होंने एससी एससी में कंपेयर कर लिया इन 3 वेरिएबल्स पे, फिर उन्होंने वैसे जनरल और एससी पे कंपेयर किया, वो पता लगेगा, वो उसको एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं, ओके, एब्सोल्यूट इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो वही पहली चीज बताएगी कंजम्पशन बेस पे तो केरला, तमिलनाडु के एससी आगे है और केरला के एससी पीछे है, लेकिन रिमेनिंग जो 2 वेरिएबल्स बचे, इन्फेंट मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लिटरेसी, उसमें केरला आगे है। और फिर जब उन्होंने एब्सोल्यूट लेवल पे उन्होंने बताया तो वही चीज बताई गई कि तीनों वेरिएबल्स को देखा जाए तो एससी के जो केरला के जो एससीज हैं वो बेटर है एज कंपेरिजन टू दी तमिलनाडु के एससीज। कम गैप है जनरल पॉपुलेशन और एससी के डिस्क्रिमिनेशन में, ओके। फिर बाद में उन्होंने यही बताया कि देखो, आपके पास अगर डिटेल रिपोर्ट भी आ जाए ना, आपके पास ये भी आ जाए ना कि भैया इतने एससीज हैं, इतने एससीज के लिए आपको इतना वर्क करना है, इतने एससी पॉवर्टी में काम कर रहे हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। उन्होंने एग्जांपल दिया वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। उन्होंने बोला देखो सेंसस होता है तो सेंसस में मैन और वुमेन को बताया जाता ना कि मैन की पॉपुलेशन इतनी है, वुमेन की पॉपुलेशन इतनी है। आपके पास वुमेन की पॉपुलेशन है, लेकिन तब भी आप वुमेन के अपलिफ्ट, तभी भी कब से वुमेन की पॉपुलेशन आ रही है, आपके पास रिपोर्ट है कि वुमेन इतनी है, लेकिन तब भी वुमेन के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा। आपके पास बिल्कुल डेटा है तब भी है। वही चीज ऑथर का कहना है कि आपके पास विमेन को लेकर डेटा है, आपको पता है कि विमेन इतनी है, विमेन इतनी विमेन है, इतनी विमेन को प्रॉब्लम्स होती है, इतनी विमेन अनएम्प्लॉयड है, लेकिन तभी विमेन एम्पावरमेंट को लेकर केरला वो स्टेट है और केरला के पास रिपोर्ट है। और वहीं केरला जहां उसके पास रिपोर्ट नहीं है, जहां उसके पास डेटा नहीं है एससी एसटीज का, और जहां पर वो डिस्क्रिमिनेटरी यहाँ पर कास्ट बेस्ड अप्रोच वो लेके चलते नहीं है, बल्कि सोशल डेमोक्रेटिक रूट लेके चलते हैं, तब भी वो अच्छा काम कर रही है। तो डेटा से फर्क पड़ता नहीं है, फर्क किससे पड़ता है कि आपको सोशल डेमोक्रेटिक रूट लेके चलना है, यूनिवर्सली सबका अपलिफ्टमेंट देखना पड़ेगा, ना कि किसी एक ग्रुप का। यही ऑथर कहना है कि कास्ट बेस्ड सेंसस से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है ना कि भैया कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, हम उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, वो सारी चीजें खराब है। आपके पास विमेन का डेटा है, आप विमेन को अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाए तो आप एससी एसटी को क्या करोगे। मूविंग फर्दर, सो जो इंडिया एनवॉय टू चाइना है, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना, विक्रम मिश्री का कहना है कि भैया जो चाइना ने ट्रैवल बैन लगा के रखा है इंडियंस के ऊपर, वो अनसाइंटिफिक है, जिसके चलते बहुत सारे लोग के ऊपर इफेक्ट पड़ा, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो चाइना में एजुकेशन लेते हैं, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन, तो बिजनेसेस, एक्सपोर्टर्स, सब पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। मूविंग फर्दर, सो चाइना ने एक एक्सप्रेस वे बनाया है। अब वो एक्सप्रेस वे क्या है, वो बेसिकली बीजिंग टू लहासा कनेक्ट करेगा। तो उस बीजिंग टू लहासा कनेक्ट करने के लिए उन्हें एक्सप्रेस वे बनाना है। अब बीजिंग टू लहासा देखा जाए तो तिब्बत
ऑटोनोमस रीजन का कैपिटल है। अब एक एक पार्ट इस प्रोजेक्ट का उन्होंने कंप्लीट कर लिया, की रोड लिंक जो उन्होंने कंप्लीट कर ली, जो कि कवर करेगा किसको, कवर करेगा किसको, बेसिकली अभी जो बना है प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ है वो बेसिकली बीजिंग टू एक्सप्रेस वे के अंदर जो लहासा से नागऊ जाएगा, मतलब 495 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। और चाइना की मीडिया ने खुद बोला है ये वर्ल्ड हाईएस्ट एक्सप्रेस वे है, मतलब इतनी हाईएस्ट एलिवेशन में बना है, अराउंड 4500 मीटर एलिवेशन में बना हुआ है, अब सी लेवल पे एक्सप्रेस वे बना हुआ है। तो भाई चाइना की मीडिया का कहना है कि ये वर्ल्ड हाईएस्ट एक्सप्रेस वे बना हुआ है, तो लिख लेना, हो भी सकता है सच हो, चाइना की मीडिया कभी झूठ बोलती नहीं है ऐसे कभी। मूविंग फर्दर, सो बिकॉज ऑफ द साइक्लोन गुलाब 28 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया और बहुत सारी ट्रेन को डाइवर्ट भी किया गया। मूविंग फर्दर, सो कल बेसिकली कल एक मीटिंग में सीजीआई ने खुद बोला, सीजीआई ने खुद बताया कि भैया विमेन्स को 50 का 50% कोटा होना चाहिए जुडिशरी में, है ना। और वो कोई चैरिटी नहीं होगी, इट्स अ राइट, विमेन का राइट है कि वो जुडिशरी में उनका 50% रोल हो, 50% को कोटा देना पड़ना चाहिए, ये ऑथर का कहना, ये सीजीआई का कहना रहा। मूविंग फर्दर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये फर्स्ट न्यूज़पेपर से ही लिंक है, तो रीड इट ऑन योर ओन, है ना, बहुत सिंपल है। बस हाँ, एक फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म स्केल, दैट इज स्टीयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। अब इसका काम क्या है ये जरूर देखना, जो कि यहां दिया गया है इस चीज में, तो रीड इट ऑन योर ओन। ये बहुत, ये अपने फर्स्ट पेज से डिस्कस भी किया हुआ है, बट स्केल को डिस्कस नहीं किया, बट स्केल कैसे अलग है डिफरेंट प्रोग्राम से, ये चीज बताई गई। मूविंग फर्दर, सो योगी जी ने, मतलब यूपी गवर्नमेंट ने शुगर केन की प्राइस को बढ़ा दिया, मतलब जब स्टेट अगर प्राइस बढ़ाता है तो उसको स्टेट एडवाइज्ड प्राइस बोलते हैं, स्टेट एडवाइजरी प्राइस बोलते हैं, तो 8% से इंक्रीज कर दिया, है ना, स्टेट गवर्नमेंट शुगर केन की प्राइस को। और वहीं जब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी प्राइस होती है, स्टेट गवर्नमेंट का भी प्राइस होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का प्राइस उसको बोलते हैं स्टेट एडवाइजरी प्राइस, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइस होता है उसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो वही चीज बताएगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी की, उसने शुगर केन की स्टेट एडवाइजरी प्राइस को बढ़ा दिया बाय द 8%। मूविंग फर्दर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम हेल्थ सोल्यूशन को लेकर, बेटर हेल्थ सोल्यूशन को लेकर हम उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो इसी के चलते आज से प्राइम मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च हो गया, जिसके चलते हर सिटीजन की एक हेल्थ यूनिक आईडी होगी, जिसके चलते उसको बताया जाएगा कि भैया आप उसका हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा कि प्रीवियसली आप क्या हेल्थ प्रॉब्लम थी, उससे आप रिकवर हुए कि नहीं हुए, कितना हुए, ये सारी चीजें। तो वही उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे सिटीजन को भी पता रहे और गवर्नमेंट को भी पता रहे कि इस पर्सन को हमने कितना सही किया और ये पर्सन कितना इस पे लाइफ इसकी हेल्थ पे कितना इंपैक्ट पहुंचा है। मूविंग फर्दर, सो एक स्टडी हुई और एक स्टडी में बताया गया, और स्टडी आईसीएमआर ने करी, आईसीएमआर ने बताया कि देखा जाए तो मैन में ज्यादा इन कंपैरिजन टू दी, अगर हम कैंसर के केसेस की बात करें तो कैंसर के केसेस ज्यादातर मैन को होते हैं एज कंपैरिजन टू दी वुमेन, ये चीज बताएगी, ये स्टडी में निकला। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड न्यूज में हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। सिंगापुर एक इकलौता ऐसा यूरोपियन नेशन है, मतलब यहां बोल सकते हैं इकलौता एडवांस्ड या वेल्दीएस्ट यूरोपियन नेशन है जहां पर सेम सेक्स मैरिज इलीगल थी। और उसी को लेकर कल बेसिकली प्लेबिसाइड हुआ, और प्लेबिसाइड में जो स्विस वोटर है, मतलब उन्होंने बोला कि सेम सेक्स मैरिज को यस बोलना चाहिए, मतलब 2/3 लोगों ने बोल दिया है कि भैया सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देना चाहिए, उसको वैलिड बोल देना चाहिए। ओके, और सिंगापुर वॉज वन ऑफ द लास्ट कंट्रीज इन द वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप मतलब बहुत एडवांस्ड यूरोप। मूविंग फर्दर, सो आइसलैंड, यूरोप में अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में आइसलैंड का जो पार्लियामेंट है वो इकलौता पार्लियामेंट बना है जिसमें विमेन की मेजोरिटी होगी, अराउंड 58% से 52% से, मतलब 52% ऑफ द पार्लियामेंटेरियन होंगे इन दी कंट्री ऑफ आइसलैंड, वो विमेन है, रिमेनिंग 42 मैन है। ये हमने बताया यूरोप की, बाकी देखा जाए अदर नेशंस भी हैं, ठीक है। तो अदर नेशंस में कौन कौन आते हैं, 5 अदर कंट्रीज भी हैं, जैसे कि रवांडा, तो रवांडा में 61% ऑफ दी जो पार्लियामेंटेरियन है वो विमेन है। क्यूबा 53%, तो अब देख रहे हो अफ्रीकन मतलब जो लीस्ट डेवलप नेशन है वहां पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। निकारागुआ
एंड मैक्सिको एंड यूएई, वहां पर 50% जो रिप्रेजेंटेशन है वो वुमेन का है। अब हाँ, कुछ नेशन ऐसे हैं जहां पर वुमेन को कोटा दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया पार्लियामेंट में, लेकिन आइसलैंड इकलौता ऐसा नेशन है जहां पर रिजर्वेशन नहीं है, और यूरोप का वो पहला कंट्री बना है जिसके पार्लियामेंट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन मेजोरिटी में है, मतलब 50% से ज्यादा है। ओके, और वहीं आसपास अगर कोई यूरोपियन नेशन है वो है स्वीडन, जहां पर 47% ऑफ दी वुमेन पार्लियामेंट बैठती हैं। मूविंग फर्दर, सो आज मंडे है तो मंडे के आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आता, एंड स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।